तो हम लोग ने फ्रेम्स पढ़ लिया है, एक लास्ट चीज़ उसमें और रह गई है, इसको आज हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इस अभी तक हम लोग ने जो फ्रेम्स पढ़ा उसमें एक्स हमने एक हिल्बर्ट स्पेस लिया और ए स्टार हमने एक कलेक्शन लिया एज A1 A2 AR, और इस पर हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन करी T जो कि X से CR में जा रही थी, हैं। और हमने तब कहा कि TX जो है इट इज़ नथिंग बट X AJ। तो ये AJ मेरा ये कलेक्शन जो है इट फॉर्म्स अ फ्रेम। और हमने एक रिलेशन प्रूफ किया, एक डेफिनीशन हमने कहा कि उसको आप डेफिनीशन की तरह यूज़ कर सकते हैं एज दिस, जहाँ A और B जो हैं कहलाते हैं फ्रेम कांस्टेंट्स। फिर हमने कहा कि अगर A और B दोनों बराबर हो जाएं तो ये जो इक्वालिटी है इट कैन बी रिटन एज दिस, और इस केस में A स्टार मेरा एक टाइट फ्रेम है। ठीक, यहाँ तक बात हम कर चुके हैं। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो इनर प्रोडक्ट हमने लगाया है ये हमने डिस्क्रीट सेंस में लिया है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप समेशन में डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ ये एक्स जे ए जे बार, जहाँ आप इनर प्रोडक्ट मान लीजिए अगर इस तरीके से डिफ़ाइन किए हैं एक्स वाई एज सिग्मा एक्स आई वाई आई बार, तो हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट है। और एक तरीका है जब हम इनर प्रोडक्ट इंटीग्रल के फॉर्म में डिफ़ाइन कर लें, जहाँ हम फंक्शंस लेते हैं एफ और जी, तो हम कहते हैं कि इंटीग्रल एफ एक्स जी एक्स डी एक्स लिख देते हैं या डी म्यू एक्स लिखते हैं, तो ये मेजरेबल स्पेस मेरा आने लगता है और ये मेजर हो जाता है, ये मेजर हो जाता है, और जिस स्पेस पर ये मेजर डिफाइंड है दैट इज़ अ मेजरेबल स्पेस। तो ये डिस्क्रीट सेंस में आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, यहाँ पर आपका कॉन्टीन्यूस सेंस में इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो जब कॉन्टीन्यूस सेंस में मेरा इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है तो बात फंक्शंस पे होती है और हमें एक मेजर की ज़रूरत पड़ती है, और ये काम जो होता है वो एक मेजरेबल स्पेस में काम करते हैं। तो सेटिंग मेरी यही है, सेटिंग अब थोड़ी सी सेटिंग बदल जाती है इसमें, बस जो पॉइंट्स लिए हैं पॉइंट्स की वजह फंक्शन आ जाते हैं। तो x मेरा एक हिल्बर्ट स्पेस है और m मान लीजिए एक मेजरेबल स्पेस है, MEASU मेजरेबल स्पेस है, इसका मतलब म्यू इस पर एक मेजर डिफाइंड होगा, ठीक है। और हम H स्टार, अब जैसे उसमें हमने कहा था कि A स्टार एलिमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पर हम H स्टार एलिमेंट्स ले रहे हैं एज मान लीजिए हमने ये एलिमेंट्स ले लिए एज H M, जहाँ M आपका इस मेजरेबल स्पेस को बिलोंग कर रहा है, मेजरेबल सेट को बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक। और हमने फिर मैपिंग डिफ़ाइन करी, मान लीजिए F कोई एलिमेंट है जो कि आपके एलिमेंट्स को F मान लीजिए आपका एलिमेंट जो है ये, अच्छा यहाँ पर जितने ये हैं ये सब X को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल सेम है, A स्टार आपने लिया था A1 A2 AR, जहाँ R आपका Z में था, यहाँ M जो है ये M का एलिमेंट है, और ये सारे एलिमेंट्स मेरे इस हिल्बर्ट स्पेस के हैं। और T आपका एक ऑपरेटर है, F मान लीजिए कोई एलिमेंट X का है और T मेरा कोई मान लीजिए ऑपरेटर है, वहाँ पे मैपिंग हम कहते थे, यहाँ पर ऑपरेटर कहेंगे क्योंकि उस सेट को उसी सेट में ले जा रहा है। इट इज़ टेकिंग X to M, T इज़ टेकिंग नहीं M नहीं, ओह उल्टा लिख गया, इट इज़ टेकिंग M to द कॉम्प्लेक्स प्लेन C। और डिफाइंड कैसे है कि T इस M का आप कोई एलिमेंट ले लीजिए F जो कि इस तरीके का हो, इट इज़ डिफाइंड एज इनर प्रोडक्ट ऑफ F विद H
एम। जैसे उसमें था टी एक्स वॉज इक्वल टू एक्स ए जे। यहाँ पर एफ जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप लिख रहे हैं उसका आप इनर प्रोडक्ट इनके साथ ले लीजिए। एफ बी एक्स का है, एच एम बी एक्स के हैं, तो ये इनर प्रोडक्ट आपका एक्स पर है और ये इंटीग्रल के फॉर्म में डिफाइंड है। और नॉर्म ऑफ और हम कहेंगे कि दिस इज़ अ फ्रेम, एच स्टार इज़ अ फ्रेम अगर नॉर्म ऑफ टी एफ स्क्वायर, मतलब आप कॉन्स्टेंट्स ढूंढ लें ए और बी सच दैट नॉर्म ऑफ टी एफ स्क्वायर इज लाइक दिस। norm of TF square is lying between norm of AF square and norm of BF square। अगर इस तरीके की चीज़ है तो आप कहेंगे कि ये एक फ्रेम है। और नॉर्म ऑफ TF स्क्वायर का मतलब क्या है? नॉर्म ऑफ TF स्क्वायर का मतलब ये है कि ये L2 का एलिमेंट है, तो मॉड ऑफ TF M स्क्वायर डी म्यू एम ये फाइनाइट है। इसका मतलब ये है, इसके ज़्यादा उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मतलब ये मोटी बात ये है कि हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ फ्रेम, फंक्शंस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शंस इस तरीके के हैं, ये सारे फंक्शंस जो हैं हिल्बर्ट स्पेस एक्स के हैं। टी एक मैपिंग है जो इनके एलिमेंट्स को ये जो है सी में ले जाए, इस तरीके से टी एफ, बल्कि टी एफ लिखिए इसको, हाँ टी एफ लिखिए। तो टी एफ जो है ये ऑपरेटर है, क्योंकि ये ऑपरेटर है ना तो किसी फंक्शन को फंक्शन पे ही ले जा रहा है। टी एफ इज़ अ ऑपरेटर, तो इट इज़ टेकिंग फंक्शंस टू इटसेल्फ। तो टी एफ जो है एम के एलिमेंट्स को सी में ले जा रहा है, तो इट इज़ टेकिंग दिस टू दिस इनर प्रोडक्ट। तो हम लोग बेसिकली प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, इस सेटअप में अगर हम हैं और ये फ्रेम टाइट हो जाएगा अगर टी नॉर्म ऑफ टी एफ स्क्वायर को आप प्रूव कर दें कि दिस इज़ इक्वल टू ए नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर। ये सेटअप हमने क्यों सेटअप किया है? ये सेटअप हमने इसलिए सेटअप किया है कि हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो वेवलेट्स हम लोग ने पढ़ी हैं दे ऑल्सो फॉर्म अ टाइट फ्रेम। मतलब ये चीज़ कि अगर हमने डिफ़ाइन किया है साई ए बी टी को एज 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ साई टी माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम इन सारे फंक्शंस का कलेक्शन ले लें, मान लीजिए साई स्टार से हम डिनोट कर दें सारे साई ए बीज़ को, जहाँ ए बी मेरा R2 को बिलोंग कर रहा है, तो साई स्टार इज़ अ टाइट फ्रेम, इज़ अ टाइट फ्रेम। तो ये हमको प्रूव करना, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक टाइट फ्रेम है और इसका हम फ्रेम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं। तो हमको किस तरीके की इनइक्वालिटी चाहिए? हमको एक इनइक्वालिटी चाहिए नॉर्म ऑफ टी एफ स्क्वायर। टाइट फ्रेम का मतलब हो गया वी वांट टू प्रूव, वी वांट, यहाँ से प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ, we will show that for any f in L2 स्पेस में काम कर रहे हैं, norm of TF square is less than or equal to some constant times norm of f square। ये शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो टी एफ लिख दीजिए बाय डेफिनीशन ये अगर फ्रेम बन रहा है तो टी एफ विल बी एफ इनर प्रोडक्ट साई ए बी, है ना, बाय डेफिनीशन। अभी हमने जो डिफाइन किया है टी एफ को डिफाइन किया है एफ इनर प्रोडक्ट ऑफ जो भी फ्रेम आप कंसीडर कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर क्योंकि हम साई ए बी को फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं तो टी एफ इज़
साई ए बी, या और आप ठीक से लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं टी एफ ए बी इज इक्वल टू एफ साई ए बी। वहाँ हमने डिफाइन किया था टी एफ एम इज एफ एच एम, इस तरीके से डिफाइन किया था। अगर एफ एच एम जो है फ्रेम है, तो यहाँ क्योंकि साई ए बी को हम फ्रेम मान रहे हैं, तो टी एफ ए बी इज एफ इनर प्रोडक्ट साई ए बी। और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो यही होता है, डब्ल्यू एफ ए बी। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस कि टी डब्ल्यू एफ ए बी जो है इट इज़ द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड साई ए बी अंडर सर्टन सेटिंग्स। ठीक, तो नॉर्म ऑफ टी, देयरफॉर नॉर्म ऑफ टी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू एफ स्क्वायर, है ना। और नॉर्म ऑफ डब्ल्यू एफ स्क्वायर क्या है, सी साई नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर। ये सब हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी साई जो है मेरा वो साई ए बी जो है, साई ए बी जो है इट इज़ अ टाइट फ्रेम, टाइट फ्रेम। और इसके फ्रेम कांस्टेंट क्या है, विद फ्रेम कांस्टेंट, विद फ्रेम कांस्टेंट सी साई। ठीक, साई ए बी जो है ये एक टाइट फ्रेम है और इसका फ्रेम कांस्टेंट जो है वो सी साई है। ओके, अच्छा, चलिए, अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले कि हम बताएं, आपको बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 26 को है प्रपोज्ड, और स्कीम आ चुकी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जो हम लोग पढ़ लेंगे 1-2 दिन में। और आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और भेजेंगे, और नहीं भेजेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ा है, जितना हम लोग पढ़ लेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में, उतना ही आपका कोर्स है। नेक्स्ट वीडियो अगर ज़रूरत होगी तब बनाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो यहीं पे बंद कर देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस, दैट इज़ MRA। मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि सिग्नल जब हमारे पास आता है, सिग्नल में अगर मान लीजिए कोई नॉइज़ है या डिस्टरबेंस है या ब्लर्ड है हमारा अगर सिग्नल, तो उसको हम लोग रिजोल्यूशन के थ्रू हम लोग हायर रिजोल्यूशन पे उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करके जब हम ब्रेक करते हैं तो हम छोटे छोटे सबसेट्स पे चले जाते हैं, और जब हम छोटे सेट्स पे चले जाते हैं वहाँ पर हम उस सिग्नल को पढ़ते हैं। एंड हमारा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रोसेस के थ्रू हमने सिग्नल को ब्रेक करके छोटे सिग्नल में या छोटे सेट में लेकर के गए, हमारे पास एक प्रोसेस हो जो कि इन्वर्स भी आपका करा दे और हमको पुराना सिग्नल दोबारा मिलने लगे। तो उससे हम होता ये है कि हम एनालाइज कर पाते हैं कि सिग्नल है क्या। तो वही चीज़ है, ये एनालिसिस है उस रेजोल्यूशन की, कि हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को दोबारा जोड़ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ़ यू लुक एट वेवलेट थ्योरी। अभी हम बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत टाइम मेरे पास है नहीं, आई एम टेकिंग इट इन वेरी शॉर्ट, तो इसको हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो डिफ़ाइन करने के लिए MRA इज़ डिफाइंड एज, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको MRA कंस्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक J बिलोंगिंग टू Z, ये आप क्लोज्ड सब स्पेसेस ऑफ L2 स्पेस है, उसकी क्लोज्ड सब स्पेसेस आपने ले ली हैं।
और which are arranged as मतलब इसमें नंबर जे जो है दैट इज द इंटीजर कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे जैसे इंटीजर की वैल्यू छोटी होती जाएगी वैसे वैसे सेट मेरा बड़ा होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये इन्फाइनिटी से आ रहा है, मान लीजिए V2 आप लिखिए तो V1 उससे बड़ा होगा, V0 उससे बड़ा होगा, V-1 उससे बड़ा होगा। दे आर कंटेन्ड लाइक दिस, VJ-1 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड दे ऑल आर कंटेन्ड इन L2 बिकॉज दीज आर क्लोज्ड सब स्पेसेस ऑफ VJ। तो मतलब जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे सेट बड़ा होता जाएगा। दिस इज कंटेनमेंट, दिस इज कंटेन्ड इन दिस, दिस इज कंटेन्ड इन दिस, दिस इज कंटेन्ड, स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट है, इक्वालिटी नहीं है। दिस इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन दिस सेट, ठीक, इस तरीके की चीज़ है। और ये ऐसे हैं सच दैट कि इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन अगर हम VJ का ले लें ऑन ऑल ऑफ J's, दिस विल बी द नल सेट, दैट इज अ वॉइड सेट। और अगर हम यूनियन ले लें VJ का और उनका क्लोजर लें तो दैट विल बी L2। ये है, ये ऐसे हैं कि these are all these are all closed subspaces of L2 and they are such that their intersection is void, मतलब इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इनका क्लोजर अगर यूनियन ले करके उनका क्लोजर लें तो दैट विल फॉर्म योर सेट L2 अगैन, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। हम डिफ़ाइन कर लें, फिर आपको इसकी एक बात और बताएं कि ये क्यों पढ़ा जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। सेकंड बात ये है कि VJ+1 इज D2 टाइम्स VJ। D2 क्या है आपको पता है, DAF या D2 अगर हम लिखना चाहें तो D2FT जो होता था FT/2, इस तरीके की चीज़ है। D2VJ मतलब VJ+1 इज D2 टाइम्स VJ फॉर ऑल J's, फॉर ऑल J इन Z, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई F जो है मेरा VJ को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे हम इसको रिड्यूसिंग में लिखना चाहें तो इसका मतलब FT जो है आपका VJ को बिलोंग कर रहा है ना। तो FT/2 ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा VJ+1 को, है ना। इससे D2 है ना VJ+, अगर हम इसका एलिमेंट ले रहे हैं तो D2 लगाएंगे उस पर तो FT/2 आएगा, तो ये VJ+1 है। इसी तरीके से FT2² दिस विल बिलोंग टू VJ+2, ये जुड़ता जाएगा इसमें। जितने ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर हम V2J का एलिमेंट लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, FT/2⁻J belongs to V2J because it is increasing। एक लगाया तो 1 आ गया, 2 लगाया तो 2 आ गया, J लगाया तो J+J आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम रिड्यूसिंग लिखना चाहें तो हम रिड्यूसिंग में लिखेंगे 2⁻⁻1 FT/2⁻⁻1
या F2T, F2T किसको बिलोंग करेगा, Vj माइनस 1 को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्स। अब इन्वर्स आने लगे, J की जगह -1 रख दीजिए तो 2T आ जाएगा, अपॉन 2 आएगा तो वो 2T लिख दिया। तो इसी तरीके से FT अपॉन 2 टू द पावर -2 दैट इज F2 स्क्वायर T, ये बिलोंग करेगा Vj -2 को। तो इसी तरीके से अगर हम लिखें F2 टू द पावर JT, ये बिलोंग करेगा Vj V0 को, है ना। समझ में आती है बात कि अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अगर हम किसी भी, इसका मतलब हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट ले लें तो उसके कंप्रेशन या एक्सपेंशन की मदद से हम किसी भी सेट में जा सकते हैं, चाहे हम आगे के सेट पे जा रहे हो चाहे हम पीछे के सेट पे जा रहे हो, वी कैन ऑलवेज मूव। हम कोई भी एलिमेंट अगर Vj का लेते हैं तो हम उसकी वैल्यू इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, जस्ट बाय विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो T/2 कर रहे हैं तो दैट इज़ J+1, और निगेटिव कर रहे हैं तो हम Vj -1 मतलब और बड़े सेट में जा रहे हैं। Vj से ये सेट बड़ा है Vj -1, तो ये अगर करेंगे तो हम Vj -1 में जाएंगे, ये करेंगे तो Vj -2 में जाएंगे, और 2 टू द पावर JT करेंगे तो V0 में जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। अब तीसरी बात, दो बातें लिख दी हैं, एक तो क्लोज सब स्पेसेस ले लिए जिनका कि इंटरसेक्शन वॉइड है और यूनियन का क्लोजर जो है L2 है, एक बात ये कर ली। दूसरी बात ये कर ली कि हर सेट जो है वो दूसरे सेट का कंप्रेस करके ऑब्टेन किया जा सकता है। हाँ, तीसरी बात है कि एक फंक्शन फाई है, एक फंक्शन फाई है जो कि L2 इंटरसेक्शन L1 को बिलोंग कर रहा है। L2 मतलब जहाँ पे इंटीग्रल के मॉड का स्क्वायर फाइनाइट हो और ये सीधा इंटीग्रल फाइनाइट हो, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों चीज़ें हैं फाई के साथ। और इसके ट्रांसलेट्स सच दैट ट्रांसलेट्स ऑफ फाई, दैट इज फाई x माइनस k, जहाँ k आपका इंटीजर है खुद, these form an orthonormal basis, these form an orthonormal basis for V0। और फाई जो है, these are called the scaling functions of MRA अंडर कंसिडरेशन, जो भी हम MRA ले रहे हैं, क्योंकि सारा खेल, सारा दारोमदार इन्हीं का है कि तो इसका मतलब अगर हम V0 स्पेस लिखें तो इट इज़ नथिंग बट collection of F in L2 such that Ft can be written as, क्योंकि ये बेसिस फॉर्म कर रही है तो इट कैन बी रिटन एज Ck फाई T माइनस K, ये है। और मॉड ऑफ सिग्मा Ck स्क्वायर इज फाइनाइट। ये है। तो अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में लिखना चाहें तो स्पेस के किसी भी एलिमेंट को, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रही, दीज आर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द MRA, तो बेसिस हैं V0 की है,
V0 की बेसिस है, तो V0 में अगर हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो हम उसको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। और k z से है तो -∞ से इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये k बिलोंगिंग टू z। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से मिलकर के जो एनालिसिस होती है दैट इज़ नोन एज मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस। क्या है तीन चीज़ें? तीन चीज़ें हैं कि मेरे पास L2 स्पेस है, L2 स्पेस के क्लोज्ड सब स्पेसेस हैं और वो ऐसे हैं कि उनका इंटरसेक्शन वॉइड है, और अगर हम उनके यूनियंस का क्लोजर ले लें तो वो हमको L2 स्पेस फिर से मिल रहा है। ठीक, पहली चीज़। और वो अरेंज्ड ऐसे हैं कि हम अगर सबस्क्रिप्ट्स के नंबर, मतलब हमने उनका अरेंजमेंट ऐसा किया है कि अगर हम सबस्क्रिप्ट को छोटा करते जाएं देन द सेट विल बिकम लार्जर एंड लार्जर, बिगर एंड बिगर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर सेट को दूसरे सेट के टर्म्स में लिखा जा सकता है। मतलब v ऑफ j प्लस 1 इज़ d2 टाइम्स vj। मतलब अगर हम vj के कोई एलिमेंट को लें तो हम vj प्लस 1 के एलिमेंट को उसके टर्म में लिख सकते हैं। उसी फंक्शन को vj प्लस 1 में भी लिखा जा सकता है, या vj माइनस 1 में भी लिखा जा सकता है, या v0 के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। सेम फंक्शन को अगर हम एक फंक्शन को vj में ले रहे हैं तो उसी फंक्शन की वैल्यू हम v0 में भी लिख सकते हैं। v0 हम बेसिक मानते हैं, सबसे बीच में सेट मानते हैं इसलिए। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन रही हैं हर सेट्स की। v0 है, इसी तरीके से हम इसको बढ़ा करके, क्योंकि ये ट्रांसलेट्स हैं इसके ट्रांसलेट्स हैं विच आर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ v0। तो v0 की क्योंकि ये बेसिस बन रहे हैं तो कोई भी फंक्शन f लिखेंगे इट कैन ऑलवेज बी रिटन इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक दिस। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस बनती है। क्यों किया गया ये? इसलिए किया गया कि हमने जैसे आपको बताया कि हमको रिजोल्यूशन चाहिए, तो वैसे हमारे पास L2 स्पेस की बेसिस है, ऐसी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। लेकिन अगर उस बेसिस को हम L2 के छोटे छोटे क्लोज सब स्पेसेस ले लें, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम अगर एक तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है पहली बात, और अगर हम वापस पाना चाहें सेम बेसिस को तो वो हमको सेम बेसिस नहीं मिलती है। इसलिए हमको हर सेट की अलग अलग बेसिस चाहिए, और ऐसी बेसिस चाहिए कि अगर हम उन सबको जोड़ें तो हमें L2 की कंप्लीट बेसिस मिलने लगे। वो अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि V2 और V1 के बीच में आपने कंटेनमेंट दिखलाया कंप्लीट, तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो कि इन दोनों में अनकॉमन बन गई है ना भाई। कॉमन होती तो भाई ठीक है, तो कुछ ना कुछ है जो कि दोनों सेट्स के बीच में जगह खाली रह गई। तो उस चीज़ को जो जगह खाली रह गई उस चीज़ को भरने के लिए हमने एक स्पेस और डिफाइन करी WJ। चलिए वहाँ पहुँचने से पहले कुछ और चीज़ें देख लें। हाँ, तो ये बात हो गई। हाँ, अब हम लोग क्या कहते हैं फाई AB एक चीज़ डिफाइन किए हुए हैं, तो फाई JKT ये हम डिफाइन कर रहे हैं एज 2 to the power -j/2 फाई t अपॉन 2 to the power j माइनस k, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 2 to the power -j/2 फाई t माइनस 2 to the power jk अपॉन 2 to the power j। तो एक तरीके से देखिए तो अगर आप a मान लीजिए इसको, t माइनस b अपॉन a, तो a टू द पावर हाफ, ये b हो गया, तो
टी माइनस बी अपॉन ए। तो ये एक तरीके से हमारा जो वेवलेट है उसका फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर जे और के दो हमारे जे और के दो मतलब जो हम लोग ए और बी लेते थे उस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये जो फाई जे के है, फाई जे के इज़ द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर वीजे की ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनती हैं, ठीक है। और जे और के दोनों जेड के हैं, जहाँ जे और के दोनों जेड के एलिमेंट्स हैं, ठीक। दिस फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर वीजे। अभी आप जे को ज़ीरो कर दीजिए तो देखिए आपको टी माइनस के मिल जाए। ज़ीरो कर दीजिए तो देखिए ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो टी माइनस के, तो फाई ऑफ टी माइनस के मिलने लगा। तो फाई ज़ीरो के ही को हम लोग फाई ज़ीरो के टी जो है ये है आपका फाई ऑफ टी माइनस के, और ये जो है दिस इज द बेसिस फॉर वीजे, ठीक। So this is the basis for Vj and V0, this is the basis for V0, और ये जो बेसिस है ये this is the basis for Vj। चलिए, तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो अब हमको क्या पता चल गया, हम लोग के पास एक क्लोज्ड सब स्पेसेस का सेट हो गया है। इसको मिटा दें फिलहाल यहाँ तक। अब हमारी स्थिति ये है कि हमारे पास V2 कंटेंड V1 कंटेंड V0 कंटेंड V-1 इस तरीके की चीज़ है, और ये कंटेंट है L2 में, ठीक। अभी हमको इन सब की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पता चल चुकी हैं, जितने भी स्टोर सब स्पेसेस हैं वो है फाई जे के। जे आप वेरी कर दीजिए, सबकी बेसिस पता चल जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये इसमें कंटेंट है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट हियर, ठीक। तो इसके बीच में जो गैप पड़ रहा है उस स्पेस को हम लोग WJ कह रहे हैं, या इस यहाँ के केस में W1 कहेंगे, यहाँ के केस में W0 कहेंगे। इसी तरीके से VJ होता VJ-1 होता, या इधर लिखते VJ+1 VJ+1 VJ होता, तो हम इसके बीच में जो स्पेस पड़ रही है इसको हम लोग WJ कहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, आइडिया सेम है, आइडिया हमारा वही है कि हम बेसिस चाहते हैं, इन सब स्पेसेस की बेसिस मिल गई है, हो ऐसा जाए कि हम उन सबको जोड़ें तो हमें इसकी बेसिस मिल जाए, और कन्वर्स भी हो, मतलब इधर से बेसिस लें उनको भी हम तोड़ के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इधर से बेसिस लें उन सबको जोड़ें तो ये वाली बेसिस मिल जाए। दैट इज़ व्हाट आवर एम इज़। तो उसी सिलसिले में हम लोग ने क्या किया, जो स्पेस बची उनको हमने डिफ़ाइन कर दिया एज W1 W2 WJs, और ये स्पेसेस ऐसे हैं कि ये स्पेसेस भी आपस में ऑर्थोगोनल हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। WJ पहली चीज़ क्या है, WJ इज द स्पेस gained in transition from VJ to VJ-1। अच्छा, हमने थोड़ा सा फ़र्क कर दिया, VJ ये WJ-1 है, हाँ, VJ to VJ-1 इसको WJ कह रहे हैं, मतलब जो पीछे वाला स्पेस है ये W2 कह रहे हैं, इसको W1 कह रहे हैं,
इसको Wj+1 कह रहे हैं, और इस ये जो अगर Vj-1 में है इसके बीच के स्पेस को Wj कह रहे हैं, है ना। तो W इज द स्पेस गेन्ड इन ट्रांजिशन फ्रॉम Vj टू Vj-1। Vj से Vj-1 में हम जा रहे हैं, मतलब एक छोटा स्पेस है उससे बड़े स्पेस पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं हैं, तो जो एलिमेंट्स इसमें एक्स्ट्रा हैं उसको हम Wj कह रहे हैं। उस स्पेस को, जो वो एलिमेंट से स्पेस बन रहा है, आई एम कॉलिंग दोज एज Wj's। और Wj's जो हैं दे आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ Vj इन Vj-1। Wj's आर, ये MSc में हम लोग ने पढ़ा है फंक्शनल एनालिसिस में ही, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ Vj इन Vj-1। जो ये Wj's हैं वो ये दो चीज़ें हैं। Wj is the space gained in the transition from Vj to Vj-1 and they are orthogonal complement of Vj in Vj-1। अब अगर ये क्लोज्ड हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स अगर हैं तो हम लोग लिखते हैं Vj-1 इज Wj डायरेक्ट सम Vj। डायरेक्ट सम आप जानते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक। Wj, these are the orthogonal complements of Vj in Vj-1। Vj-1 सेट बड़ा है और Vj सेट छोटा है, तो Vj और Vj-1 के बीच में जो जगह है उसको हम Wj कह रहे हैं, एंड दे आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। तभी वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पड़ेगा, तभी कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं आएगा। और Wj इज़ ऑर्थोगोनल टू Vj, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। Wj इज़ ऑर्थोगोनल टू फॉर ईच j इन Z। और Wj+1 भी इसी तरीके का हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे V2s में भी है, और Wj+1 विल बी D2 टाइम्स Wj। ये भी होल्ड करेगा क्योंकि Vj में होल्ड कर रहा है ना। तो इसका मतलब सेम, बिल्कुल वही सेम जो हमने Vj के लिए बताया था, बिल्कुल सेम चीज़ इसके लिए भी होल्ड कर रही है। तो इससे हमारी एक बात निकल के आती है, ये बात समझ में आ गई। फिर से बता दें कि हमारे जो Vj's हैं, क्योंकि वो क्लोज सब स्पेसेस हैं L2 के और एक दूसरे में कंटेंट हैं, तो है क्या कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जब हम बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। तो जो स्पेस गेन हो रही है उसको हम नाम दे रहे हैं एज Wj। अब जो, क्योंकि हम डायरेक्ट सम लिखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो इन दोनों के बाहर हो और मतलब इसमें और इसमें ना हो लेकिन इसमें हो, ऐसा नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हमने इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले लिया एज Wj। तो Wj इज़ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ Vj इन Vj। मतलब आप कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि बाहर हो, मतलब इसमें हो और इसमें ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम हर इसको इनके डायरेक्ट सम में लिख पाएंगे, और Wj करस्पॉन्डिंग उसके ऑर्थोगोनल भी होगा। Wj विल बी ऑर्थोगोनल टू Vj। अच्छा, क्योंकि Vj's में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो Wj's में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इस पर एक थ्योरम आपकी बनती है, बड़ी अच्छी सी थ्योरम है, जो कि बेसिक आइडिया भी है इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे वो थ्योरम है, थ्योरम पढ़ रहे हैं, इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट जान लीजिए, प्रूफ नहीं देखेंगे। इफ़ अ सिस्टम
system Vj, J belonging to this possesses the property of an MRA, is an MRA लिख दें अगर हम, is an possesses the property, possesses the property, first property of MRA, then the corresponding subspaces Wj, subspaces Wj are pairwise orthogonal, are pairwise orthogonal, and the direct sum of all these Wj's, the closure of the direct sum of all these Wj's is L2. The closure of the ये भी है कि सारे Wj's ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब W is orthogonal to, मतलब they are orthogonal to each other, मतलब W1 is orthogonal to W2, W1 is also orthogonal to W3, W2 is also orthogonal to W3, they are orthogonal to each other, all pairs are pairwise orthogonal सब, ठीक। और उन सबके डायरेक्ट सम का क्लोजर जो है दैट गिव्स यू L2, ठीक है। चलिए आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी बहुत बातें और हैं।